वही यूरेनियम एनरिचमेंट जो ईरान कर रहा है, वही परमिशन अमेरिका सऊदी को दे चुका है। Trump administration agreed to allow Saudi uranium enrichment without IAEA additional protocol। ये एक ऐसी खबर है जो सुर्खियों में इतनी जगह नहीं बना पाई, क्योंकि लोगों को इसके मायने जब तक समझ में आएंगे तब तक ये खबर कहीं पन्नों में दब जाएगी। लेकिन ये कितना बड़ा खेल हुआ इन पूरी सुर्खियों के बीच, इसे आज के अंदर डिस्कस करना जरूरी है। मैं इसकी भूमिका स्पष्ट करूं तो समझिए, आज ईरान क्यों इतने ज्यादा बम गोले खा रहा है, तो आंसर है वो यूरेनियम एनरिच कर रहा है। बाय द वे, यूरेनियम एनरिच है क्या? जब हम खदान से खोद करके लोहे का अयस्क निकालते हैं, लोहे का अयस्क और जिसे आप कहते हैं वो निकालते हैं, वो सीधा बर्तन बनाने के काम नहीं आ जाता। उसे आपको बहुत सारे रिफाइनिंग प्रोसेस से होकर गुजारना पड़ता है। फाइनली जाकर के उससे जो लोहा प्राप्त होता है वो वस्तु निर्माण में काम आता है। एग्जैक्टली ऐसे ही जो यूरेनियम मिलता है जमीन पर, उसका अयस्क जिसे पिच ब्लेंड कहते हैं, वो सीधा बम नहीं बनाता। उसमें उसकी प्रतिशत मात्रा बढ़ती जाए, कई समस्थानिकों आइसोटॉप्स के साथ वो मिलकर बनता है। उनमें से यूरेनियम का समस्थानिक 235, यूरेनियम 92 235 सुपर एक्टिव माना जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। तो उस तमाम पिच ब्लेंड की मात्रा में से जहां तमाम और भी न्यूक्लियर आइसोटॉप्स हैं, उनमें से केवल एक की मात्रा को बढ़ाने की जो प्रक्रिया हो रही होती है, उसमें एनरिचमेंट सबसे प्रमुख प्रक्रिया मानी जाती है। मतलब समझिए कि आपके पास 1 किलो यूरेनियम है अगर, तो उसमें से 90% यूरेनियम 235 हो, यह एनरिचमेंट का रिक्वायरमेंट है अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। अगर इसमें अन्य कोई हिस्से जुड़े हुए हैं तो वो बम कारगर नहीं कहलाएगा, फुस्सी बम बन जाएगा। ऐसे में इस प्रक्रिया को करने में बहुत सारी सेंट्रीफ्यूगल मशीनें लगी होती हैं, बहुत सारे आइसोटॉप्स हटाने होते हैं, केवल जो एक बच गया उसे छान कर निकालना होता है। प्रक्रिया बहुत ही टेक्निकल होती है, इसीलिए दुनिया का हर देश एनरिचमेंट नहीं कर पाता। तो क्या करते हैं दुनिया के देश? सीधे किन्हीं और देशों से यूरेनियम मंगा लेते हैं। जैसे रिएक्टर चलाने के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से, कजाकिस्तान से सीधा इस यूरेनियम मंगा लिया कि दे दो। तो क्या हमारे पास यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं है? है। हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उन्होंने एनरिचमेंट किया ही है, क्योंकि सीधे हाथ से कोई करने देता नहीं। यही तो सबसे बड़ी तकनीक है बम बनाने की। सबसे प्रमुख तकनीक में यही कि पहले वो इकट्ठा तो कर लो जो फटेगा। सोचो, इतना ईरान इतने समय से जख्म झेल रहा है, बम गोले खा रहा है, लगभग 450 किलोग्राम 440 किलोग्राम अब तक वो इकट्ठा कर पाया, वो भी 60% प्योर है, वो भी 90% प्योर नहीं पाया है। अपने नेता खो दिया, अपने देश के ऊपर इतने हमले करवा लिया, सैंक्शन झेल लिया, आइसोलेशन झेल लिया। इसका मतलब अगर वो हुआ तो फिर उसको सुरक्षा मिल जाएगी कि कोई उसके ऊपर आंख नहीं उठाएगा। जैसे पाकिस्तान को इस बात का घमंड है ना कि हम न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट हैं, हम पर कोई हमला नहीं करेगा, करेगा तो बम मार देंगे, यानी कि आत्मरक्षा ही सही। लेकिन ईरान भी जानता है कि अगर यूरेनियम मिल गया तो उसको सुरक्षा का अधिकार मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि इन्हें अगर यूरेनियम मिल गया या फिर इनका एनरिचमेंट हो गया तो अपने दुश्मनों को गोला दिखा दिखा के मारेंगे। उनमें सबसे पहले सामने बैठा है सऊदी अरेबिया, जो लंबे समय से अमेरिका का पनाहगार है। ऐसे में बोले आओ एक गोली तुम पर मारे, टक, उसका तो एक गोला ही पूरा सऊदी मिटा देगा। आओ इजराइल पर आज एक मारते हैं, वो पूरा खत्म। आओ यूएई पे मारते हैं, पूरा खत्म, बहरीन खत्म। तो बोले ये वो शक्ति प्राप्त करने निकल पड़ा है जिसको प्राप्त करने के बाद में विध्वंस निश्चित है। अब करें क्या? शक्ति को डराने के लिए खुद के पास शक्ति चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या भाई साहब, सऊदी कभी कसम खा लिया था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर करके कि हम कभी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे। बाय द वे, एनरिचमेंट करना आसान है नहीं, उसके लिए भी तकनीकी चाहिए, उसके लिए वैज्ञानिक चाहिए, तब जाकर वो हो पाता है। लेकिन यूरेनियम के नाम पर सऊदी कसम खा लिया कि हम नहीं करेंगे साहब, और नहीं करेंगे तो बोले हम आईएईए को अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर चलवाए तो अपने यहां पर यूरेनियम जो भी यूज करेंगे, अंतरराष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा समिति है उससे हम कहेंगे कि वो आकर हमारे रिएक्टर्स को कभी भी देखकर चली जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं साहब। तो फिर ट्रंप की क्या कहानी है साहब? जैसे जैसे ईरान बड़ा बनने लगा, सऊदी को डर सताने लगा, सऊदी को डर सताने लगा, और ट्रंप के 2 कार्यकाल के अंदर अंदर सऊदी के पास भी वो फैसिलिटी होगी, ये वादा भाई साहब दे दिए हैं। खबर यही है कि इन्होंने जो वादा इनसे कर दिया, क्या वो इजराइल को पसंद होगा? कारण ये क्योंकि इजराइल खुद सऊदी से दुश्मनी रखता है, उसके दोनों ही दुश्मन हैं। ऐसे में अमेरिका ने बीच का रास्ता निकाला कि बोले मैं तुम दोनों के बीच दोस्ती करा दूंगा, अब्राहम अकॉर्ड करा दूंगा, तुम तो कम से कम एक टीम में आ जाओ, ईरान से झगड़ते रहना। खेल बड़ा है। जिस इजराइल को अब तक ईरान का डर सता रहा था कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, फाइनल बम बनाने वाला है, उसे सऊदी का डर भी सताया। तो क्या सऊदी इस काम को करके अमेरिका को साथ ले जा पाएगा? ये जानकारी बाहर आई कैसे? ये बाहर आई CNN के हवाले से, एक अमेरिकी मीडिया के हवाले से, जिसमें यह बात कही गई कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज एग्रीड टू अलाउ सऊदी अरेबिया
टू एनरिच ऑन इट्स ऑन सॉइल, अपनी ही धरती पर एनरिचमेंट देने के लिए साइड स्टेपिंग द टफ इंटरनेशनल सेफगार्ड्स कंट्रीज नॉर्मली मस्ट एक्सेप्ट टू कीप न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट इन चेक। तो साहब ये जानकारी जब बाहर निकल कर आई तो साहब सवाल बनने शुरू हो गए। अखबार में आई भी क्यों, उसके पीछे की कहानी थी। असल में ट्रंप जो परमिशन देकर आए थे वो अब देर हो रही है, देर हो रही है तो ये बात लटक गई। लटक गई तो भाई जब आपने प्रॉमिस किया था दोगे, अब दे नहीं रहे हो तो प्रेशर पड़ना शुरू हो रहा है। तभी ट्रंप प्रिंस सलमान के खिलाफ अपशब्द कहे थे, अपशब्द बोले थे कि वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं शब्दों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि खेल कुछ यूं चल रहा है कि प्रिंस सलमान कह रहे हैं कि सर सुनिए, $1 ट्रिलियन दिए थे आपको, सामान चाहिए हमें। इसका मतलब पैसे से सऊदी कुछ और खरीद रहा था, जो पैसा ये इतने दिनों से दिया जा रहा था वो कुछ और खरीदने के लिए था। तो फिर आप पूछेंगे सर पाकिस्तान के साथ तो इन्होंने एक डील कर ही ली थी, उसका क्या हुआ? तब तक के लिए थी ये डील जब तक ये खुद ना बना लें। पाकिस्तान से तो खबर ये भी है कि 1999 में ही उनके कहूटा जाकर के न्यूक्लियर बम बनाने की विधा सीखने चले गए थे। पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस इस बात की देने के लिए तैयार हो रहे थे कि सुनो यार, हमें सीधा न्यूक्लियर बम ही दे दो ना तुम। पाकिस्तान जो दुनिया भर को तकनीकी बेचा, नॉर्थ कोरिया को तकनीक बेच दिया, अफ्रीकी देशों को तकनीक बेचा बम बनाने की, वो इनको भी बेचने ही वाला था, लेकिन ये तो पकड़ लिए गए। देखो दुनिया भर में बिजली पैदा करने के लिए यूरेनियम जिसकी जरूरत पड़ती है वो ज्यादा शुद्ध नहीं होता है, वो 10% के आसपास भी शुद्ध है, तो वो यूरेनियम रिएक्टर में काम आ जाता है। तो जो आप रिएक्टर बना देखते हैं, जैसे भी थोड़े दिन पहले कुडानकुलन की हम बात कर रहे थे कि वहां पर साइबर हमला हुआ, वहां से डेटा बाहर निकल गए, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स दुनिया भर के देश इन दिनों बना रहे हैं। कारण है इनके साथ में अशुद्धियां बाहर नहीं आती, मतलब रिएक्टर बना, बिजली पैदा हुई, लेकिन पॉल्यूशन बाहर नहीं आता। इसे क्लीन एनर्जी सोर्स माना जाता है। मतलब ये रिन्यूएबल तो नहीं है लेकिन क्लीन जरूर है, मतलब इसकी वजह से बिजली पैदा होगी, पॉल्यूशन पैदा तत्काल प्रभाव में ऐसा नहीं होता जिससे पर्यावरण को नुकसान सीधा हो रहा हो। आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं इसका न्यूक्लियर अपशिष्ट मिलेगा, वो भी वो सारी बातें हैं, लेकिन कोयले की तुलना में बाकी जो अन्य रिसोर्सेज हैं, चाहे गैस है चाहे डीजल है, उनकी तुलना में, फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में ये क्लीन माना जाता है। ठीक है, अब सवाल करेंगे कि साहब क्लीन रिएक्टर्स की जरूरत पड़ती है तो फिर सऊदी को तो क्या ही जरूरत, उसके पास तो इतना तेल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सऊदी को जितना तेल प्राप्त है उस तेल को वो बेच के पैसा कमाता है, वो उसके लिए बिल्कुल येलो गोल्ड का, ब्लैक गोल्ड जो भी माने वो है। दिक्कत क्या है कि सऊदी की मंशा महत्वाकांक्षा बहुत आगे की है, वो 2030 का नया विजन लेकर काम कर रहा है, हालांकि उस विजन के बिल्कुल नजदीक नहीं है। एक सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए बिजली है, और बिजली अभी सऊदी पैदा करता है तेल से। जिस तेल को बेच के पैसा बना सकता है उससे अभी वो बिजली पैदा करता है, कोयले से नहीं, बिजली तेल से कर रहा है। ऐसे में उसकी प्राप्त बिजली से वो डिसैलिनेशन प्लांट भी चलाता है। ये क्या कहानी है? असल में जैसे आप और हम जमीन के खुदे पानी से पानी पी लेते हैं, पानी बोरवेल से पीते हैं, नदियों से पीते हैं, तालाबों से पीते हैं, झरनों से पीते हैं। सऊदी में पानी नहीं है, पानी के लिए वो समुद्र जो खाड़ी है ना उसी का पानी निकाल कर पीते हैं, लेकिन खाड़ी का पानी तो खारा है। तो खारे पानी को साफ करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट, मतलब समझो अपने जो आरओ लगे हुए हैं इनके कई कई टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग आरओज लगा लगाकर पानी शुद्ध करके पिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत खर्चा आता है, खर्चा आता है तो बिजली भी खर्च होती है और प्रक्रिया के अंदर मशीनें भी। तो इस पूरे के लिए इन्हें आने वाले समय में जब तक सऊदी रहे तब तक ऐसी बिजली और ऐसी तकनीक चाहिए जिससे पानी शुद्ध होकर सऊदी की सप्लाई बनी रहे। बिजली इनकी कोर आवश्यकता यूं समझिए। अब आने वाला समय एआई का आ रहा है, एआई के डेटा सेंटर बने या एआई के प्रोसेसर्स, उसमें भी बिजली चाहिए। तो कुल मिलाकर इनका जो लाइट है वो जरूरत बन चुका है। अब बिजली की जरूरत की पूर्ति के लिए तेल अगर फूंकते रहे तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे? तो इन्होंने एक सस्ता रास्ता तरीका अपनाया रिएक्टर्स का। रिएक्टर की कहानी क्या फंसी हुई थी, अब मैं आपको वहां तक लेके चलता हूं, क्योंकि सऊदी की मैंने जरूरत आपको बता दी। अब कुछ होता यूं है कि सऊदी अरब ने सबसे पहले 1974 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से जुड़ने का कि साहब हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पास रिएक्टर बन जाए तो आप आकर देख लेना। दुनिया में अगर कोई यूरेनियम का यूज कर रहा है और उसका दुरुपयोग ना करे तो एक संस्था बनाई हुई है IAEA के नाम से, उसके वैज्ञानिक आएंगे, रिएक्टर घूमकर देखकर जाएंगे, पता लगाएंगे कितना यूज हुआ कितना बचा, ताकि यह संतुष्टि रहे कि यूरेनियम खोया नहीं, कहीं जाकर बम नहीं बना। ठीक है साहब, यहां तक हुआ। 1988 के अंदर सऊदी अरब ने एक संधि कर दी, एनपीटी क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका मतलब क्या था? जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर युद्ध जीते हुए देश थे जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, उन्होंने तय किया कि अब यह न्यूक्लियर बॉम्ब किसी और को नहीं दिया जाएगा। तो क्या करें? बोले एक ऐसा संधि बनाते हैं कि कोई भी देश इसको प्राप्त करने की भी मंशा नहीं रखेगा। मतलब
इसको अनटचेबल्स बना दो, बोले हो गया साहब। ऐसा करके दुनिया भर के कई देशों को पकड़ करके एनपीटी पर हस्ताक्षर करवा दिए गए। जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उनने हस्ताक्षर नहीं किए, बाकी दुनिया के देश के तुम नहीं चाहोगे परमाणु बम, भारत जैसे देश ने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम अपना करेंगे साहब, हमने बनाया तो हमारी होड़ा। और फिर पाकिस्तान आ गया, फिर ऐसे ही एक देश अफ्रीका का निकल करके आ गया, कुछ इस प्रकार से। तो इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, साउथ सूडान, ये वो देश निकले जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन सऊदी वो देश निकला जिसने कहा मैं कर रहा हूं हस्ताक्षर, मैं नहीं लूंगा परमाणु बम। ये उस दौर की बात है, तब ये भी नहीं था कि ईरान भी न्यूक्लियर बम बनाएगा। तो गल्फ में बोले शांति रहेगी, क्यों ही लेना, हमारे पास खूब तेल है, हम कौन सा किसी से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका तो खोजता है कि लड़ने के लिए मैं जगह बनाऊंगा, कैसे लड़ाऊंगा। धीरे धीरे इन लोगों को यह जरूरत महसूस कैसे हुई, वहां तक मैं आपको लेकर चलता हूं। 2010 में सऊदी अरब ने किंग अब्दुल्ला सिटी फॉर एटॉमिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापना की, जिसमें रिएक्टर के नाम पर वैज्ञानिक बुलाए गए, कई तकनीकी वैज्ञानिक बुलाए कि चलो बिजली बनाएंगे, हम बिजली की आपूर्ति करेंगे। इस बीच में उन्होंने चाइना से, रशिया से, साउथ कोरिया से, सबसे बुलाए लोगों को बुला बुला कर कहा कि हम रिएक्टर बनाएंगे, चिंता मत करिए साहब। सब लोग आकर के अपने अपना ज्ञान यहां पर देने लगे। लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि सऊदी अरेबिया अपने जमीन के भीतर भी यूरेनियम की खुदाई करवा रहा है, ढूंढवा रहा है कि खोजो कि हमारे पास यूरेनियम है या नहीं। लोगों को सैटेलाइट तस्वीरें मिली कि यह चाह क्या रहा है, कर क्या रहा है। ऐसी स्थिति में सऊदी के बारे में जब जानकारी जुटी तो उसने कहा सर, चूंकि हमें रिएक्टर चलाने हैं तो हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी, हमें थोड़ी बहुत यूरेनियम की जरूरत है, निकाल लेने दो। कोई बात नहीं, लोगों ने कहा ठीक है, खोजते रहो, तुम्हारी धरती में यूरेनियम निकल भी जाए तो एनरिचमेंट थोड़ी कर पाओगे, कोई बात नहीं सर। लेकिन इसी दौर में एक और खबर लीक हुई थी, और वो आज से 26 साल पहले थी। 1999 में खबर निकली कि सऊदी जो है ना, वो न्यूक्लियर वेपन खरीदने की तैयारी कर रहा है। अब ये बात कहां से निकली? ये बात निकली पाकिस्तान से बाहर आई। पता चला कि सऊदी वर प्लानिंग टू बाई न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी वर रेज्ड प्राइवेटली इन डिप्लोमेटिक सर्कल आफ्टर किंगडम डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज टूर्ड पाकिस्तान सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी इन मई 1999 में। सऊदी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जाकर के कहूटा यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट की यात्रा करते हैं। उस समय नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होते हैं, और AQ खान, जिन्हें पाकिस्तान का एटम बम का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है, वो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से सारी फैसिलिटीज दिखाते हैं कि सर ये आप यूज कर सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है। ये सारी बातें यहां पर निकल कर आती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के साथ इनकी जो यात्रा 1999 में हुई थी, सऊदी पैसे के दम पर नवाज शरीफ से बात करते हैं कि आप हमें यूरेनियम से बम बनाकर ही सीधा दे दो, बाकी हटाओ। सऊदी का केवल इतना सा मानना था कि मेरे पास परमाणु वेपन हो लेकिन किसी को पता ना हो, मैं पूरी तरह से उसे अपने पास रखूं, सुरक्षित रखूं, लेकिन इस पूरे मिडिल ईस्ट में किसी और के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। धीरे धीरे उनकी यह महत्वाकांक्षा खाड़ी के देशों को, GCC जो गल्फ काउंसिल है, उसको समझ में आने लगी। इस बीच में भारत वर्ष 2005 में एनपीटी पर हस्ताक्षर ना करके भी अमेरिका के साथ एग्रीमेंट 123 कर गया। यह क्या कहानी है? असल में 2005 में जब बुश हुआ करते थे, जॉर्ज W बुश अमेरिका के राष्ट्रपति, मनमोहन सिंह जी भारत के अंदर थे, तब यह डील तय हुई कि भारत और अमेरिका मिलकर के एक एग्रीमेंट करेंगे जिसमें भारत ने भले ही एनपीटी पर हस्ताक्षर ना किए हों, लेकिन अमेरिका भारत को अगर यूरेनियम देना चाहता है, एनरिच्ड यूरेनियम भी देना चाहता है, तो भारत को यह कहना होगा कि उसके रिएक्टर्स में IAEA के सदस्य जाकर जांच करने जा सकेंगे। उस समय बहुत विरोध हुआ इस बात का। क्यों हुआ? क्योंकि भारत ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका था। भारत नहीं चाहता था कि हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब की साइट पर अमेरिकी जाएं या IAEA के अधिकारी जाएं। तो भारत सरकार ने तब यह क्लियर किया कि आप लोग अगर हमारे साथ एग्रीमेंट करके हमें यूरेनियम बेचना चाहते हैं, हम यूरेनियम ले तो लेंगे, लेकिन हम केवल रिएक्टर पर आपको लेकर जाएंगे, जहां बम बनाते हैं वहां नहीं लेकर जाएंगे। अमेरिका इस बात पर एग्री हो गया, क्योंकि जब भारत ऑलरेडी बना चुका बिना अमेरिका की जरूरत के, बिना किसी दिक्कत के, तो अमेरिका को भी पता था कि भारत बम का इस्तेमाल किसी और देश पर करने के लिए नहीं चाहता। वो आत्मरक्षा में बम बनाया है, बजाय इसको जरूरत यूरेनियम की बिजली उत्पादन के लिए है। फेयर कंट्री है, इसे यूरेनियम हम दे सकते हैं। इसी बात को सऊदी ने मांग लिया कि सर जब आप उनको दे चुके हो तो हमें भी यूरेनियम दे दो, एनरिच्ड यूरेनियम आप भारत को भी तो दे रहे हो, हमें भी दे दो। अमेरिका और अमेरिकी प्रशासन उस समय पे इस बात से मुकर गया। लेकिन 2006-07 में ईरान ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। 6-7 में जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू किया, तब सऊदी के एक पूर्व वरिष्ठ सलाहकार का और शाही परिवार के सदस्य का बयान वायरल हुआ और कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना गया तो हमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना होगा। मतलब एक प्रकार से सऊदी के अंदर की जो मंशा थी ना, वो धीरे धीरे हेडलाइन बनने लगी कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना गया तो हम भी बनाएंगे। धीरे धीरे कुछ ऐसी तस्वीरें बाहर आने लगी, जैसे 2013 के अंदर एक ऐसी तस्वीर बाहर आई जिसमें पहाड़ों के नीचे से कहीं मतलब गड्ढे बने हुए हैं, सुरंगें बनी हुई हैं, जहां जाकर कुछ काम हो रहा होगा। लोगों का मानना था कि सीक्रेट न्यूक्लियर साइट है सऊदी की, जहां पर सऊदी काम कर रहा है।
अब साहब मिडिल ईस्ट के अंदर एक तरफ ईरान खुलेआम कर रहा है, सऊदी होड़ा होड़ कर रहा है, और दोनों ही इजराइल को धमका रहे हैं क्योंकि इजराइल इन दोनों को युद्ध में हरा के बैठा है। ऐसे में बोले ये दोनों आएंगे और हमें मारेंगे। इजराइल अमेरिका का प्रतिनिधि बोले साहब मैं नहीं बनाने दूंगा इन लोगों को। इस बारे में यह बात धीरे धीरे बाहर आने लगी। इधर सऊदी जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान को भी साथ लेकर चलता रहा। पाकिस्तान से भी जुड़ने की बात निकल कर आई कि पाकिस्तान और इन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया है कि जब जरूरत पड़ेगी हम आपको अपने वेपन्स दे देंगे। ये सारी बातें इन लोगों के बीच में, और बाकी समय थोड़े दिन पहले तो ये पब्लिक ही हो गया जब पाकिस्तान और इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई हम इनकी सुरक्षा में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पब्लिक में भी आ गया। ये बात 15 से चली आ रही है, ठीक है साहब। इस बीच में ओबामा आते हैं और ओबामा आकर ईरान के साथ एक एग्रीमेंट कर देते हैं जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव JCPOA कहते हैं। एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं ईरान के साथ और कहते हैं कि ईरान वालों आपको यूरेनियम एनरिचमेंट करना है, करिए, हम आपके ऊपर से सारे सैंक्शन हटा देंगे। कंडीशन एक है, IAEA के अधिकारियों को आपके रिएक्टर्स के अंदर जाने की इजाजत दोगे, आपके यहां पर जो यूरेनियम साइट्स हैं वहां पर वैज्ञानिक जाएंगे। ईरान राजी भी हो जाता है। जब ये काम हो जाता है, P5+1 कंट्रीज यानी परमानेंट 5 मेंबर्स प्लस जर्मनी मिलकर ये परमिशन ईरान को देते हैं। ईरान के बढ़िया दिन चले आते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद ट्रंप की वापसी हो जाती है। ट्रंप आते ही कहते हैं कि आप लोगों को आइडिया नहीं है, ईरान आपकी परमिशन लेकर के भी न्यूक्लियर बम बना लेगा। इस बात पर ट्रंप की जब वापसी होती है तो ट्रंप कहते हैं कि इससे ज्यादा जरूरत है सऊदी को जाकर के आप यूरेनियम बम दें या न्यूक्लियर एनरिचमेंट कराएं। और ट्रंप पहली यात्रा पिछले कार्यकाल की भी करने चले आते हैं सऊदी अरेबिया। और जब सऊदी अरेबिया आते हैं यहां से वो $350 बिलियन उस समय लेकर जाते हैं। जैसे अभी $600 बिलियन लेकर गए, पहली बार $350 बिलियन लेकर जाते हैं और इन्हें कहकर जाते हैं कि चिंता मत करिए, मैं आपके लिए इंडिया वाला जो 123 एग्रीमेंट है ना, वैसा कुछ कराने की चेष्टा रखता हूं कि आपको सीधा यूरेनियम एनरिच्ड किया हुआ मिल जाए। ये इनको उस समय झुंझुना दे जाते हैं। हो गया साहब, ये हो जाता है, ये खुश हो जाते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट तो मिल ही जाएगा, हमको करने की तकनीक नहीं मिलेगी, ये हमको बना बनाया यूरेनियम दे देंगे, हम उसका इस्तेमाल रिएक्टर में कर लेंगे बम के नाम पर। चलो कोई बात नहीं साहब। 17-18 के बीच में अमेरिका और सऊदी के बीच में 123 को लेकर बातचीत चलती रहती है। इधर की तरफ भारत के जो कंपैरिजन है वो लगातार सुर्खी में आने लगते हैं। सर ऐसा तो कर ही सकते हो, जब भारत के लिए कर दिया तो हमें कर ही सकते हो, इस तरह की बातें निकल के आने लगती हैं। फिर सऊदी के प्रिंस वापस बयान दे देते हैं कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो जितना जल्दी होगा हम भी वैसा ही करेंगे। यानी कि ये जब जब देने के बिल्कुल नजदीक होते हैं ये बोल जाते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका फिर डर जाता है कि अरे यार इनको बम दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। कुल मिलाकर हथियारों की होड़ मच गई और ट्रंप प्रशासन डर में चला गया। ट्रंप प्रशासन पिछली बार तो काल काट गया। यूएस में फिर से इलेक्शन होते हैं 2020 के और बाइडेन चले आते हैं। और बाइडेन जो थे वो तो सऊदी के खुद विरोधी थे, तो इन्होंने कुछ नहीं किया बीते 4 साल में। जो हुआ वो एक दूसरे के सामने आमना सामना ही हुआ। फिर 2025 आता है, 2024 के नवंबर आते हैं, ट्रंप फिर से जीत के आते हैं। सऊदी को फिर उम्मीद जगती है कि अब अपना आदमी आ गया है, तो ट्रंप आते ही तत्काल प्रभाव से सऊदी की पहली यात्रा पर आ जाते हैं। $600 बिलियन पहली बार में यहां से आकर ले जाते हैं। 600 बिलियन की हिस्टोरिक डील होती है। इसके जाने के तुरंत बाद मई में ये आते हैं, नवंबर में सऊदी क्राउन प्रिंस अमेरिका पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि 1 ट्रिलियन की डील करेंगे हमारे साथ, अब सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जो इंडिया जैसा कर रखा है आपने 123 वो हमारे साथ कर लीजिए। भाई साहब ये डील साइन हो जाती है। कहते हैं कि यूएस सिक्योर कर लेता है $1 ट्रिलियन का धन और साथ में कमिट करता है कि चिंता मत करो, आपको हम न्यूक्लियर एनर्जी भी देंगे और F-35 भी देंगे। आप सोचिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने ये सब काम उस समय 1998 में, इवन 1974 में जो हम कर बैठे, आज इस जैसे देश, सऊदी जैसे देश 2026 में भी स्ट्रगल कर रहे हैं केवल ये परमिशन पाने के लिए कि साहब कुछ तो कर दो टाइप से। आप सोचकर देखिए कि तकनीकी रूप से भारत कितना आगे और उन्नत है और अमेरिकी प्रेशर को कभी माना ही नहीं। इतिहास इस बात का खुद गवाह बन रहा है, आप और हम कहां हैं। खैर फिलहाल के लिए इस बात को आपने यहां पे देखा। इन दोनों के बीच डील होती है कि चलो पैसे से $1 ट्रिलियन से ही सही, अब आप हमको ये सुविधा दे दीजिए। खबर निकल कर आती है कि ये डील हो जाती है, लेकिन फिर से अटकी तो इस बार ये हेडलाइन बन जाती है कि सर पैसा लेकर के कौन आदमी ऐसा करता है। हेडलाइन बनती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिर से अटक गया है, जुझारू बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया है। अगर बोले अब लटक गए आप तो इतना पैसा जो आपको दिया है सऊदी, कल को चाइना को और रशिया को देकर के सेम तकनीकी ले लेगा। अब ये अमेरिकी एक्सपर्ट अमेरिका को सलाह दे रहे हैं कि कम से कम आप ऐसा मत करो। सवाल यह है कि ऐसा कर क्यों रहा है अमेरिका। असल में अमेरिका को असली डर किस चीज का है? ईरान का डर है, उसके साथ तो वो लड़ाई लड़ रहा है। असल में क्राउन प्रिंस के साथ में टेंशन अब इस बात की हो रही है अमेरिका को कि इनको अगर हमने बम वेपन दे दिए तो इजराइल कहीं हमसे खफा ना हो जाए। तो पहले इजराइल को मनाऊंगा और सऊदी अरब के साथ अब्राहम अकॉर्ड करवाएंगे। जब ये दोनों तैयार हो जाएंगे तब जाकर कुछ करेंगे। ये पहली स्थिति बनती दिख रही है, अदरवाइज अमेरिका इस रिस्क को नहीं लेगा। अमेरिका और सऊदी के बीच में जो भी चल रहा है वो हल्का सा इस बात को लेकर तलखी है कि
कि सऊदी अभी भी इजराइल को मान्यता देने को तैयार नहीं है। उसका मानना है कि नहीं साहब, फिलिस्तीन को खत्म कर गया ये देश, अब्राहम अकॉर्ड पर साइन तो हम नहीं करेंगे। तो दोनों के बीच में जहां पर चीजें अटकी हुई हैं वो एक बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन अमेरिका इस बात को जानता है कि जितना हम लेट हुए, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी मिलकर के कहीं एक इस्लामिक नाटो ना बना लें। ऐसा अगर हुआ तो ताकत भी होगी, पैसा भी होगा और क्षेत्रीय प्रभाव भी होगा, और कहीं अमेरिका को भगा दिए और चाइना और रशिया की एंट्री हो गए तो समीकरण बिल्कुल बदल जाएंगे। तो इस समय बिल्कुल ऐसी रस्सी पर चल रहा है अमेरिका इजराइल को साधने के चक्कर में कि ना तो ईरान का काम बन रहा है और ना ही बिगड़ रहा है। ऐसी में ये सुर्खियां बनती हैं, और सुर्खियां बनती तो आप और हमारे बीच में चर्चा आती है। भारत को इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत के लिए चिंता सिर्फ इतनी कि पाकिस्तान और सऊदी अगर नजदीक रहते हैं तो हमारे लिए गल्फ कंट्रीज में विकल्प कम होते जाते हैं। बेहतर है कि पाकिस्तान की जगह अमेरिका सऊदी के साथ में आगे बढ़े, भारत अपना काम खुद से चला ले जाएगा।